साल 2022-23 के लिए आम बजट आ चुका है। तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। सर, बजट की बात, बहुत तरह की प्रक्रिया आ रही है। कई लोगों ने बोला बहुत बुलिश है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, बोल्ड स्टेप्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म भी है। आपको किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है इस बजट के बाद? आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मैडम, इन्होंने लोकसभा में बजट पेश किया और इस बजट पेश करने के बाद हर क्षेत्र में से, यानी कॉरपोरेट हो, छोटे उद्योजक हो, शिक्षा क्षेत्र हो, हेल्थ क्षेत्र हो, अलग अलग राज्यों से मुझे फ़ोन आ गए और ये बजट काफ़ी अच्छा है। लोगों ने हमारा अभिनंदन किया है और लोग खुश हैं। लेकिन जब मैं टीवी पे मुलाकात देने के लिए गया कुछ चैनल पे, तो चैनल वाले ने बताया, पूछा कि विरोधक इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, विरोधक का काम ही है आलोचना करना। अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या हमारे बजट का स्वागत करेगी? मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ये हमारे बजट का स्वागत करेंगे? नहीं, वो कभी भी नहीं करेंगे। तो विरोधक का काम है विरोध करना। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बजट बन चुका है, वो बजट अगले 25 साल को सामने रखते हुए बजट बनाया है। और ये भारत देश, ये विकसित देश कैसा बने, भारत देश ये विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसा बने, ये सोच के ये बजट बनाया है। और इस बजट बनाते समय हर क्षेत्र के लोगों का विचार इसमें किया है और हर क्षेत्र में विकास कैसा हो, इसीलिए इस बजट में पैसा रखा है। सर, 25 साल की बात हम कर तो रहे हैं, अमृतकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो फिलहाल के कंसर्न्स हैं उन पर आपका रिएक्शन चाहूँगी। सबसे बड़ा कंसर्न है एम्प्लॉयमेंट। देखिए, आज बजट पर यह भी बात हुई कि 60 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, जो PLI स्कीम है। कैपेक्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। इससे आपको क्या लगता है कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा? अगर ये बजट लास्ट ईयर को कंपेयर किए तो इस बजट में 7.5 लाख करोड़ खर्चा करने वाले हैं, जो कैपिटल गेन इसमें रहने वाला है। और लास्ट ईयर इसमें सिर्फ 5.5 लाख थे। इसमें 2 से 2.25 लाख करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, जिसमें देश के एसेट बनेगा। और ये बनते समय समझो एसेट बन रहा है, तो इसी के ऊपर लोगों को रोजगार भी उपस्थित होंगे, रोजगार मिलेगा। तो उतना ही नहीं, तो MSME के लिए इसमें बहुत सारे पैसे रखे हैं। MSME के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो सुविधा थी, तो वो सुविधा को बढ़ाते हुए 1 साल बढ़ाने का, एक तो 31 मार्च 2023 तक उसको बढ़ाया है। और 4.5 लाख करोड़ जो पहले थे, अभी 50,000 और बढ़ा के दिया है। इसमें अलग क्षेत्र भी उसमें इंक्लूड किया है, जिसमें टूरिज़्म हो, होटल्स हो, उतना ही नहीं तो छोटे छोटे उद्योजक, उनको भी इंक्लूड किया है। तो इसलिए ये मध्यम लोग जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, इनको इसमें से रोज़गार मिल सकता है। और उनका रोज़गार ही नहीं तो उनका बिजनेस भी अच्छा चल सकता है। लेकिन अगर हम हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म की बात करें पर्टिकुलरली, तो आपको लगता है कि शायद कुछ और होना चाहिए था? इस बजट में 50,000 करोड़ हॉस्पिटैलिटी के लिए रखे, और इस 50,000 करोड़ में से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। और ये मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत रिच भी नहीं और बहुत गरीब भी नहीं। और
इस माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सभी को यही बताना चाहता हूँ कि मध्यम वर्ग लोग जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो इस बजट की वजह से उनको मदद रहेंगी, उनको राहत मिलेगी और उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। सर, लगातार हम आत्मनिर्भर भारत की भी बात करें, लेकिन हम कहते हैं मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड एज वेल। कोविड के बाद खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उस पर सरकार का ध्यान रहा है कि किस तरह से चाइना से शिफ्ट होकर भारत में ये मैन्युफैक्चरिंग बेस बने। उसके लिए बजट में और उसके आगे क्या रोड मैप है? इस बजट में, और बजट में ही नहीं तो जब कोविड-19 के पेंडेमिक चल रही थी उस टाइम आत्मनिर्भर भारत के 5 पैकेज डिक्लेयर हुए थे, और मुझे याद है उस टाइम 21,50,000 करोड़ के सब पूरे पैकेज थे। इसमें से एक जो मेन इम्पोर्टेंट पैकेज था वो एमएसएमई के लिए था। एमएसएमई की वजह से अप्रॉक्सीमेटली आई एम सेइंग 1.5 करोड़ यानी 1,50,00,000 जो एमएसएमई बंद होने वाली थी वो चालू रही है। उतना ही नहीं, अगर ये पैकेज नहीं रहता था तो अप्रॉक्सीमेटली 1.30 करोड़ लोगों की सर्विस जाती थी, रोजगार जाता था, वो रोजगार भी बचा है। तो ये पैकेज बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और वो पैकेज की ये डिमांड और भी है। इसीलिए आज के बजट में इस पैकेज को बढ़ोतरी दिया है। 31 मार्च 2023 तक ये पैकेज डिक्लेयर करें। सर, लगातार आप ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्रिप्टो नहीं, क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्सेशन की बात कही गई है बजट में। आरबीआई भी एक डिजिटल करेंसी लाएगी। सर, लेकिन एक कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है कि क्या स्टैंड है सरकार का क्रिप्टो करेंसी पर? क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार ने मान्यता दिया नहीं है, और इसको करेंसी नहीं मानते भारत सरकार। करेंसी जिसके ऊपर आरबीआई का गवर्नेंस हो, आरबीआई का कंट्रोल हो, वो करेंसी है भारत में। तो उसके ऊपर गवर्नेंस आरबीआई का नहीं, वो करेंसी नहीं है। लेकिन वो उसी में अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से लोगों को इनकम मिला है, तो इनकम भारत देश में हो रहा है, तो ये इनकम को एसेट समझ के 30% उसको इनकम टैक्स या टैक्स लगाने का आज डिसीजन या बजट में पेश किया है। तो ये करेंसी नहीं है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद की डिजिटल करेंसी आरबीआई गवर्नेंस के, आरबीआई के अंडर लाएंगी, जिसमें एक आधी बड़ी सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ये करेंसी रहेंगी। और ये करेंसी आने के बाद लोगों को एक सुविधा उपलब्ध रहेंगे, जिसमें से डिजिटल ट्रांजैक्शन रहेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, प्रिंटिंग का खर्चा भी बचेगा। तो दिस इज़ अ न्यू स्टेप इन द डेवलपिंग इंडिया। नया है। सर, वित्त राज्य मंत्री होने से पहले आप एक बहुत स्टैब्लिश डॉक्टर हैं। अगर मैं हेल्थ के सेक्टर की बात करूं तो एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की बात कही गई है। काफ़ी चैलेंजिंग ये टास्क है इस तरह की रजिस्ट्री बनाना। आपको क्या लगता है, क्या मुश्किलें आएंगी और उससे कैसे निपटेगी सरकार? हेल्थ में बहुत सारे चैलेंजेस है, और इस चैलेंजेस को कम करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर के माध्यम से बहुत सारी कोशिश हो रही है। आज के बजट में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन खोलने का भी डिसीजन हो चुका है, पर्टिकुलरली उसका सेंटर बेंगलोर रहेगा, ऐसा भी हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे हेल्थ मिनिस्टर कुछ बहुत ही सक्षम है, बहुत ही एक्टिव है, उनके नेतृत्व में अच्छा काम होगा। मुझे सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारे पास जो पहले जो 2 वैक्सीन निकली थी, कोविड और कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो निकली बोल के हम इतना वैक्सीनेशन कर सके।
आज देश में 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन हो चुका है और 150 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो या अभी युवकों को जो 15 से 18 साल के युवक है उनको भी वैक्सीन मिल रहा है। अगर ये वैक्सीन नहीं रहता था तो अभी जो तीसरी लहर जो है वो बहुत सीरियस रहती थी, लेकिन हर एक के बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुके हैं और एंटीबॉडीज़ होने के वजह से ये जुकाम जैसा जो तीसरी जो लहर है, थर्ड लहर जो है या थर्ड वेव जो है, वो थर्ड वेव इफेक्टिव नहीं रही और अभी तो वेव कम हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है हेल्थ सेक्टर भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम होगा। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगी, 1 लाख करोड़ सेंटर ने इस बजट में एयरमार्क किया है कि स्टेट्स के साथ कैसे इन्वेस्टमेंट कैटलाइज किया जाए। जानना चाहूँगी कि क्या तरीका है आगे, किस तरह से होगा ये बहुत ही अच्छा आज बजट में एक हेड ओपन किया है जिसमें से 1 लाख करोड़ स्टेट में दिया जाएंगे। ये इसको 50 साल तक वापस करना है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहेंगे और बहुत ही अच्छा स्कीम निकाला है और इसमें से स्टेट के विकास के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। डॉक्टर कराड़, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।